नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, नीतीश कुमार ने एक अप्रत्याशित फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला जो उनके राजनीतिक मिजाज से मेल नहीं खाता। एक ऐसे वक्त पर लिया गया फैसला जिस वक्त नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और एक ऐसी परिस्थिति में लिया गया फैसला जिस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट से कई राज्यों को 6 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया था। जी हां, बिहार में डीजीपी बदल दिया गया है, और बिहार में जो डीजीपी थे आलोक राज, अभी 3-3.5 महीने पहले ही उन्हें नियुक्त किया गया था। हालांकि यह नियुक्ति अभी जो प्रक्रिया पिछले 13-14 सालों से चल रही है, उस प्रक्रिया के तहत नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया के गतिरोध के तहत की गई थी। और फिर अब जाकर के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी विनय कुमार की नियुक्ति बिहार में डीजीपी के लिए की गई है। सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार अपने मिजाज के उलट क्यों गए। दरअसल नीतीश कुमार की ख्याति यह रही है कि वो किसी अफसर को बीच में हटाते नहीं है, खास तौर पर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, राज्य के 2 बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को हटाते नहीं है। फिर आलोक राज की मुअत्तली क्यों हो गई? आलोक राज सीनियर मोस्ट अधिकारियों में से एक थे, वो डीजीपी रैंक में थे। ठीक है, यूपीएससी से जो प्रक्रिया है, पिछले 13-14 सालों से चल रही प्रक्रिया की एक अप्रूवल की जरूरत होती है, वो अप्रूवल उनके मामले में नहीं लिया गया था। और जिस प्रणाली के तहत योगी आदित्यनाथ लगातार 1-1, 2-2, 3-3 साल के लिए उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी बना रहे थे, वैसे ही तो नीतीश कुमार ने बनाया था आलोक राज को। फिर आलोक राज की छुट्टी आखिर की क्यों गई? नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री रहे हैं जब बूटा सिंह के राष्ट्रपति शासन के बाद 2005 में उन्होंने बिहार की कमान संभाली, तो उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी जीएस कंग रहे हो या उस वक्त के डीजीपी रहे हो, किसी को नीतीश कुमार ने नहीं हटाया। और उनके कार्यकाल में संभवतः यह पहला मौका है जब टॉप ऑफिशियल्स में से किसी एक को कार्यकाल के बीच में पद से हटा दिया गया है। 3 महीने की नियुक्ति के बाद पद से हटा दिया गया है। यह अपने आप में अप्रत्याशित फैसला है। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ कार्यवाहक डीजीपी बना रहे थे, लेकिन उन्हें पद से हटा नहीं रहे थे। बिहार में यह करना पड़ा है। दरअसल बिहार को लेकर कई तरह की कयासबाजियां हैं। एक कयास ये चल रहा है कि बिहार में एक बेहद चर्चित आईएएस अधिकारी को बहुत जल्द चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है, राज्य का प्रशासनिक मुखिया, मुख्य सचिव। और उन अधिकारी की खासियत यह है कि नीतीश कुमार के कई सारे पेट प्रोजेक्ट, यानी जो उनकी प्रिय परियोजनाएं हैं, उसको सफलतापूर्वक लागू करने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। और उनके ऊपर तमाम तरह की खबरें भी ऐसी चलती रहती है जो सीधे सीधे जांच एजेंसियों के दायरे से जाकर जुड़ती है। लेकिन कहा जाता है, कहावत आपने सुनी होगी, सारी खुदाई एक तरफ वाली। उनके एक बेहद करीबी रिश्तेदार, जिनका नाम चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए चल रहा है, देश की एक बहुचर्चित जांच एजेंसी के टॉप पदों में से एक पर बैठे हुए हैं। वाह रे सियासत, वाह रे ब्यूरोक्रेसी। कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों के बीच के अंतर संबंधों की व्याख्या अगर इस रूप में की जाए तो डीजीपी के तौर पर विनय कुमार की नियुक्ति को उस चश्मे से तो नहीं देखा जा सकता, क्योंकि विनय कुमार की पहचान एक बेहद ही साफ सुथरे और तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर रही है। वो विनय कुमार अब बिहार पुलिस की कमान संभालेंगे। और जिस प्रकार से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम 2005 के पहले वाला, जो नीतीश कुमार की जुबान पर आने वाला जुमला है बार बार कि 5 के पहले कुछ था जी, तो उस कुछ था जी वाले दौर में पहुंचता हुआ लॉ एंड ऑर्डर दिख रहा था। तो क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए ही आलोक राज की छुट्टी हुई है? कई सारे सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के मामले में उस परंपरा को कई राज्य ढो रहे थे, उस पर कई राज्यों से नोटिस तो मांग लिया था, लेकिन बिहार से नोटिस नहीं मांगा गया। उसी दौर में बिहार में वैसी नियुक्ति भी हो गई। आगे बड़ी परिस्थिति यह है कि नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने जब राष्ट्रीय जनता दल का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का फैसला लिया था, उस वक्त विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले गए। किसी विधायक को नेपाल से पकड़ के लाया गया,
किसी को गोरखपुर से पकड़ के लाया गया, किसी को झारखंड से लाया गया, किसी को झारखंड सीमा से पकड़ कर लाया गया, एक विधायक को तो हैदराबाद से भी पकड़ कर लाया गया था। तब जाकर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार फरवरी के महीने में, इसी साल फरवरी के महीने में विश्वास मत प्रस्ताव पर मुहर लगवा पाई थी, विश्वास प्रस्ताव जीत सकी थी। लेकिन जो पकड़ पकड़ कर विधायक लाए जा रहे थे, उसमें भूमिका किसकी थी? भूमिका तो निश्चित तौर पर बिहार के पुलिस महकमे की थी। कई जिलों के पुलिस कप्तान और पुलिस तक लगाई गई थी कि विधायकों को पकड़ कर लाया जाए, चाहे कहीं भी हो, बिहार की सीमा के बाहर भी उनका ट्रेस मिल रहा हो तो उनको लाया जाए, क्योंकि वोटिंग करानी है, बहुमत हासिल करने का सवाल है। और वो हुआ। उसके बाद की परिस्थितियों को जरा देखिए कि आनन फानन में आलोक राज को हटाकर विनय कुमार को लाने का फैसला क्या बिहार की सियासत में किसी संभावित बदलाव का संकेतक है? क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार में विपक्ष परिवर्तन तो नहीं करा रहे? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव समय से पूर्व होने की जो बातें हैं, क्या उस पर मुहर लगने जा रही है? 15 दिनों की बिहार महिला संवाद यात्रा पर नीतीश कुमार बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं, जहां राज्य के अलग अलग हिस्सों में वो महिलाओं के साथ सीधी वार्ता करेंगे। लेकिन उस यात्रा के पहले क्या क्या हुआ? पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी जारी की और चिट्ठी जारी कर राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा की बिहार की यात्रा को स्थगित करने का आदेश दे दिया। इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को लेकर स्थानीय स्तर से सीट शेयरिंग और सीटों से संभावित उम्मीदवार की सूची मांगने का काम शुरू हो गया है। अपने अपने इलाके के बिहार की सियासत को समझने वाले लोगों से भारतीय जनता पार्टी पहले सर्वे भी करा चुकी है इंडिपेंडेंट एजेंसी से, और अब बड़े बड़े नेताओं से, उनके इलाके से कहा जा रहा है कि संभावित उम्मीदवार और संभावित सीटें जीतने वाली कौन सी है, वो पूरा का पूरा एक रफ डेटा दे दीजिए। और रफ डेटा देने के दौर में डीजीपी बदल दिया जाए। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि दिल्ली के साथ ही बिहार को चुनाव में धकेल तो नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के साथ ही बिहार की जनता को यह मौका तो नहीं दिया जाएगा कि अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर सके, या दिल्ली के बाद अप्रैल मई की गर्मी में मौका दिया जाएगा। दरअसल कई सारे सवाल हैं, जिन सवालों के इर्द गिर्द डीजीपी की नियुक्ति और इसके आगे अगले मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर जो अटकलों का बाजार गर्म है, उस नियुक्ति का भी इंतजार कीजिए कि क्या वही बहुचर्चित अधिकारी बिहार के चीफ सेक्रेटरी के पद पर, यानी बिहार के प्रशासनिक मुखिया के तौर पर आ रहे हैं। यदि वो आ रहे हैं जैसी चर्चाएं हैं, तो तय मानिए कि बिहार में विधानसभा का चुनाव नवंबर में नहीं बल्कि उसके पहले होने जा रहा है। वैसे नीतीश कुमार है, सस्पेंस फिल्म का डायरेक्टर लोग उन्हें कहते हैं। दाएं हाथ से क्या फैसला होना है बाएं हाथ को पता नहीं होता, लेकिन वो वक्त दूसरा था, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, ये वक्त दूसरा है। तब नीतीश कुमार कभी 88 विधायकों वाले विधायक दल के नेता थे, कभी 115 विधायकों वाले विधायक दल के नेता थे, कभी 71 विधायकों वाले विधायक दल के नेता थे। अब नीतीश कुमार 43 विधायकों वाले विधायक दल के नेता है। ओनली 43 एमएलए बिहार की जनता ने उनको दिए थे। तो 43 विधायकों के दम पर सस्पेंस फिल्म कितनी बार क्रिएट करेंगे? एक बार तो क्रिएट किया था अगस्त 2022 में। सबसे पहले मैंने ही, तब एक दूसरे चैनल पर मैं था, सबसे पहले मैंने ही उस खबर को ब्रेक किया था। तकरीबन 10-12 दिन पहले ब्रेक किया था कि अमुक समय में ये होने वाला है। आज की तारीख में उस बात को पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है, लेकिन इस बात की पक्के तौर पर गारंटी ली जा सकती है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ बड़ा चल रहा है, और वो बड़ा समय से पूर्व चुनाव है, वो बड़ा गठबंधन परिवर्तन है, या वो बड़ा कुछ और एजेंडा है। बहुत सारी चीजें बिहार में चल रही है। लालू यादव का बयान आपने देखा, तेजस्वी यादव दिल्ली में एक बड़े मीडिया कॉन्क्लेव में दिखाई दे रहे हैं, और इन सब के सहारे महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, उन परिस्थितियों के आईने में हिंदी पट्टी की सियासत को पढ़ने और गढ़ने की कोशिश की जाए तो यहाँ कमंडल के ऊपर मंडल के हावी होने के जो संकेत उत्तर प्रदेश में मिले, उस संकेत का हल्का सा छोटा सा हिस्सा लोकसभा चुनाव में बिहार के शाहबाद बेल्ट में दिखा था।
वो आगे कहीं कंटिन्यू तो नहीं करेगा। सियासत के चाल चरित्र और चेहरे को पढ़ने वाले लोग ही अक्सर सियासत के खेल में बैतरनी पार करते हैं। लेकिन सियासत के चाल चरित्र और चेहरे को 1985 से लगातार सफलतापूर्वक पढ़ रहे नीतीश कुमार क्या 2024-25 आते आते पढ़ने की वो क्षमता चूक चुके हैं? क्या मंडलवादी धारा के वोटर्स के मिजाज को वो चूक रहे हैं, इस वजह से अब तक बीजेपी के साथ बने हुए हैं? या उन्हें अभी भी लगता है कि कमंडल में इतनी ताकत है कि डीजीपी बदल दिया जाए, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया जाए, जनता के बीच महिला संवाद यात्रा निकाल दी जाए तो बिहार के जनमत को प्रभावित किया जा सकता है? कमंडल और मंडल दोनों के आसरे एक नए तरीके की सियासत में 2005 के पहले की परिस्थितियों की याद 2025 में भी वोटर को दिलाई जा सकती है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि जेडीयू में क्या चल रहा है। भाजपा समर्थक नेताओं को, जेडीयू के साथ जुड़े हुए जो लोग लगातार भला बुरा कह रहे हैं, पहली बार के विधायक होने के बावजूद मंत्री स्तरीय बंगला उन्हें आनन फानन में अलॉट किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में पहली बार के जेडीयू के सांसद जो भाजपा के करीबी बताए जाते हैं, उन्हें बड़ा सा मंत्री स्तरीय बंगला, फ्लैट के बदले बंगला दिल्ली में मोदी सरकार अलॉट कर रही है। तो सियासत को बंगलों की सियासत के इर्द गिर्द देखने के बाद अब अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति की सियासत के इर्द गिर्द देखें तो साफ जाहिर हो जाता है कि बिहार की सियासत में, पाटलिपुत्र में अभी बहुत कुछ पकना बाकी है, बहुत कुछ अंदर खाने पक चुका है और बहुत कुछ पकने की प्रक्रिया में है। इंतजार कीजिए, लालू यादव का बयान तंज था या संकेत था? जेपी नड्डा का लगातार पटना दौरा ये छठ पर्व या दूसरे मौकों पर आना था या संकेत था? और आनंदीबेन पटेल जो एक राज्य की राज्यपाल हैं, वो अपनी व्यस्ततम ड्यूटी में से एक ड्यूटी को छोड़कर 4 दिनों के लिए पटना और बिहार के प्रवास पर थी। कुछ तो मायने हैं और उसी मायने के दायरे में इस तरह की नियुक्ति को, इस तरह से डीजीपी को अचानक हटाने की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।